हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया है, चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसका 3 लेक्चर हो चुका है। 4th लेक्चर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, पहले लेक्चर में मैंने कंप्लीट कराया था पूरा प्रोकैरियोटिक सेल। सेकंड लेक्चर में हमने देखा था सेल इन्वॉल्व इट्स मॉडिफिकेशन, इसको कंप्लीट किया था। जो भी स्ट्रक्चर दिए गए हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, यहाँ तक कंप्लीट किए थे। तीसरे लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था सेल मेम्ब्रेन से और पूरा खत्म किया था इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो चलिए मैं एक बार इसको रिवाइज करा देती हूँ। जो सेल मेम्ब्रेन है इसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि सेलेक्टिवली परमेबल है। ठीक है, ये पहली बार कब देखा गया? 1950s में जब आया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तब जाके कहाँ देखा गया इसको? जो ह्यूमन की आरबीसी है वहाँ पे देखा गया। किसके स्ट्रक्चर को? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। यहाँ पे देखा गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किससे बने हुए? लिपिड और प्रोटीन से बने हुए हैं। और ज़्यादा करके जो लिपिड है वो कौन से है? फॉस्फोलिपिड है। और कैसे अरेंज्ड है? बाई लेयर में अरेंज्ड है। कि यहाँ पे मान लीजिए ये देखिए लेयर है 2, तो यहाँ पे हेड क्या होंगे? बाहर के साइड होंगे। जो पोलर हेड है बाहर के साइड है, जो नॉन पोलर टेल है वो क्या है? अंदर के साइड है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं हेड कैसे पोलर है, ये कैसे होंगे? हाइड्रोफिलिक होंगे, वाटर लविंग होंगे। जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे उनको लविंग होंगे, इनके लिए परमेबल होंगे। लेकिन जो टेल है, ठीक है, जो टेल है ये कैसे है? हाइड्रोफोबिक है। इनको पानी से, इनको पोलर मॉलिक्यूल से प्यार नहीं है, नफरत करते हैं ये। तो याद रखिएगा कि जो मेजर लिपिड है फॉस्फोलिपिड है, जो अरेंज्ड है बाई लेयर में। इसके अलावा जो लिपिड है वो अरेंज्ड हुए हैं मेम्ब्रेन में। किस तरीके से? कि पोलर हेड कहाँ है? बाहर के साइड है, आउटर साइड, जो कि कैसे हैं? हाइड्रोफिलिक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं टेल की, वो अंदर की तरफ है। जो बाई लेयर है वो अंदर की तरफ है। वो कैसे? हाइड्रोफोबिक है, मीन्स इनको पोलर मॉलिक्यूल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये बताते हैं कि जो नॉन पोलर टेल है ये कैसे? सैचुरेटेड कार्बन के बने हुए, जो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे और ये प्रोटेक्ट करे एक्वस इन्वायरमेंट से। ठीक है, ताकि जो पोलर मॉलिक्यूल है, जो वाटर है, वो साइटोप्लाज्म में ना सके। अगर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है तो सेल के बाहर ना जा सके। इसके अलावा जो फॉस्फोलिपिड है ये, इसके साथ कौन प्रेजेंट है? कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। और ये क्या प्रोवाइड करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन में। जब हमने देखा बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुआ तो सेल मेम्ब्रेन के पास क्या है? प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट है। जो रेशियो है प्रोटीन और लिपिड का, याद रखिए ये डिफरेंट टाइप के सेल में वेरी करेंगे। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन के आरबीसी में तो 52% क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन है, 40% है लिपिड। उसमें से 8% बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एल्स ऑफ एक्सट्रैक्शन से, अगर हम किसी चीज़ को निकाल रहे हैं, बहुत ईजी कौन सा है? तो जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के पास 2 टाइप की प्रोटीन पाई जाती है। पहला है पेरिफेरल, दूसरा है इंटीग्रल प्रोटीन है। पेरिफेरल प्रोटीन जो होती है वो सरफेस पे होंगी, वो एक लेयर में होंगे। लेकिन इंटीग्रल प्रोटीन या तो पूरी तरीके से बरीड है सेल मेम्ब्रेन में, या तो पार्शियली बरीड है। जैसे यहाँ स्ट्रक्चर देखिए, ये है क्या? सेल मेम्ब्रेन हमारा। यहाँ पे बाई लेयर देखिए बन रहा है इस तरीके से। जो पोलर हेड है बाहर के साइड है, मान लीजिए साइटोप्लाज्म के बाहर वाला साइड है। ठीक है, ये सेल वाला साइड है और ये साइटोप्लाज्म वाला साइड है। तो यहाँ पे ये पूरा हेड जो है बाहर के साइड है, वो कैसे होते हैं? हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर लविंग होते हैं। इधर भी हेड क्या है? पूरा बाहर के साइड है। जब देखेंगे टेल के बारे में तो कैसे होंगे? नॉन पोलर होंगे। जो कैसे हैं? ये वाटर को हेड करते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल है। ठीक है, कोई भी अगर मान लीजिए वाटर है बाहर के साइड है, सेल के बाहर है, उसको अंदर आना है तो किसकी मदद से आएंगे? चाहे ये पेरिफेरल जो प्रोटीन लगे हुए हैं, जो क्या है? एक लेयर में है। ठीक है, और इंटीग्रल प्रोटीन या तो पूरी तरीके से बरीड है या बोल सकते हैं पार्शियली बरीड है। कहाँ? सेल मेम्ब्रेन में। इनकी मदद से ही क्या होता है? जो पोलर मॉलिक्यूल है ईजिली ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है सेल के अंदर और सेल के बाहर। अगर हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन का तो वेरिएशन देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं, वो क्या प्रोवाइड करते हैं? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो पेरिफेरल प्रोटीन है उनके ऊपर आप देखेंगे कुछ शुगर जुड़े हुए हैं। ऐसे प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे? शुगर शब्द जब भी आएगा उसे बोलेंगे ग्लाइको। तो ये कैसे हो गए? ग्लाइकोप्रोटीन हो गए। अगर लिपिड के पास जुड़ा हुआ है शुगर, देखिए ये लिपिड वाला पार्ट है, यहाँ पे शुगर है तो कैसे हो गए? ग्लाइकोलिपिड हो गए। ठीक है, और इस मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसने दिया था? हम लोग आगे देखेंगे। सिंगर निकोल्सन ने दिया था 1972 में। ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया है अब तक का कि जो मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का। सही बात किसने बताई? जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इन्होंने। इनका कहना है कि जो क्वेसी फ्लूइड नेचर है किसका? सेल मेम्ब्रेन का। इसमें लैटरल मूवमेंट कौन कर रहा है? प्रोटीन कर रहा है। लेकिन लिपिड लैटरल भी कर रहा है, रोटेशन भी कर रहा है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी कर रहा है। ये पूरा समंदर है किसका? सेल मेम्ब्रेन पूरा समंदर है किसका? लिपिड का। लेकिन बीच बीच में चट्टाने किसकी रखी गई हैं? प्रोटीन की रखी गई हैं। ठीक है, और जो लिपिड है इसकी वजह से एक फ्लूइडिटी नेचर आ रहा है, जो फ्लूइड जैसा नेचर आ रहा है कि फ्लो कर सकता है कोई चीज़। अगर हम बात करेंगे फ्लूइड नेचर का, किसका? जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है कौन? लिपिड की वजह से जो फ्लूइड नेचर आ रहा है उसमें देखेंगे ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सेल के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। जो भी इंटरसेलुलर जंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे गैप जंक्शन वगैरह प्रेजेंट होंगे, उनमें हेल्प करेंगे। सिक्रेशन करेंगे, कुछ सेल के अंदर से कोई मटेरियल निकालेंगे। इंडोसाइटोसिस करेंगे, कोई भी बाहर सॉलिड पार्टिकल है या फिर लिक्विड पार्टिकल है उसको क्या करेंगे? अंदर लेंगे। सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे। अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, तो इनका मेन काम क्या है? जो भी मॉलिक्यूल है उनका
ट्रांसपोर्टेशन कराना सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर, क्योंकि ये सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं, जहाँ पे एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसे ऐसे ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो मूव करते हैं मेम्ब्रेन के अक्रॉस सिंपल डिफ्यूजन करके अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर, वहाँ पे कोई एनर्जी नहीं लग रहा है। पानी जो अपने हायर कंसंट्रेशन से अगर लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है तो यहाँ पे भी कोई एनर्जी नहीं लगेगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस, सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है। कुछ पोलर मॉलिक्यूल हैं जो कि पास नहीं कर पाते, किससे? नॉन पोलर टेल से। पोलर हेड से तो कर लिए लिपिड की, लेकिन जो नॉन पोलर टेल है उनसे नहीं कर पाते। उस वहाँ पे क्या होता है, कैरियर प्रोटीन जो होते हैं ये मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन हो गया या फिर इंटीग्रल प्रोटीन हो गया, ये क्या करते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जो पोलर मॉलिक्यूल हैं इनका क्या कराते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हेल्प करते हैं। अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे आयन हो गए, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हो गए जो अपने लोअर कंसंट्रेशन से हायर जाते हैं, अपने लोअर कंसंट्रेशन से हायर जाएंगे तो वहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे एनर्जी खर्च होगा। इस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे हेल्प करता है सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, आगे देखते हैं सेल वॉल। जो सेल वॉल है ये कैसा है? रिजिड स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग है ये। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? ये बात करते हैं फंजाई हो गया, प्लांट हो गया, बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है, बट डिफरेंट। वहाँ पे कंपोजिशन क्या होता है सेल वॉल का? अलग होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर होगी मोटी सी, उसे हम क्या बोलेंगे? सेल वॉल बोलेंगे। जो सेल वॉल होता है ये केवल शेप नहीं देता है बल्कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डैमेज, इन्फेक्शन होने से। इसके अलावा सेल से सेल का कनेक्शन भी शो करता है। जो भी अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल, जो बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल होंगे उनको क्या करता है? रोकता है, उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं कराता, सेल के अंदर उन्हें जाने नहीं देता। अगर हम बात करते हैं एल्गी के सेल वॉल का, किससे बने हुए? सेलुलोज से बने हुए, ग्लैक्टन, मैनन और मिनरल है जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, इनसे बने हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लांट के सेल वॉल की तो सेलुलोज, हेमिसेलुलर, पेक्टिन या पेक्टोस बोल सकते हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं। जब कोई प्लांट छोटा है, अभी यंग है, तो उसमें जो प्राइमरी सेल वॉल होगा वो क्या होगा? ग्रोथ में हेल्प करेगा। लेकिन जैसे जैसे प्लांट बढ़ता जाएगा, जो उसके सेल होंगे आगे मैच्योर होंगे, परमानेंट तो होना है कि हम बात करें मेरिस्टेमेटिक सेल की, अगर बात करेंगे जो सेल वॉल होगा वो क्या होगा? धीरे धीरे क्या करेगा? ग्रोथ में हेल्प करेगा। जैसे जैसे सेल आगे इलोंगेट होंगे, मैचुरेट होंगे, ठीक है, वहाँ पे जब मैचुरेशन होगा तो उस समय क्या होगा कि जो प्राइमरी वॉल होंगे वो छोटे होने लगेंगे, प्राइमरी सेल वॉल जो होंगे छोटे होने लगेंगे। जो सेकेंडरी वॉल होगा प्राइमरी वॉल के अंदर, मान लीजिए प्राइमरी सेल वॉल था, इसके अंदर क्या होगा? सेकेंडरी वॉल बनना स्टार्ट हो जाएगा मैचुरेशन वाले टाइम पे। ठीक है, आगे देखते हैं मिडिल लैमेला के बारे में पढ़ते हैं। ये किससे बने हुए? कैल्शियम पेक्टाइड से बने हुए हैं, जिनका मेन काम होता है कि जो अगल बगल के पड़ोस के सेल हैं उनको जोड़ के रखना, उनको चिपका के रखना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ सेल है तो इसके पड़ोस में भी जो सेल है उसको क्या करेंगे? चिपका के, ग्लू का काम करेंगे ये। ओके, सेल वॉल और मिडिल लैमेला जो क्या करते हैं? क्रॉस्ड कर जाते हैं प्लाज्मोडेस्टिमेटा में। जहाँ पे प्लाज्मोडेस्टिमेटा में कनेक्शन क्या होता है? यहाँ पे मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन देखने को मिलता है। मान लीजिए यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है ये, ठीक है, यहाँ पे भी सेल वॉल प्रेजेंट है, बीच में मिडिल लैमेला है, इसको जोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन जो प्लाज्मोडेस्टिमेटा होता है वो क्या करता है? मिडिल लैमेला और ये जो सेल वॉल है, ठीक है, इसको भी क्रॉस कर जाता है, क्योंकि उसको क्या दिखाना है? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन दिखाना है दो अगल बगल के सेल के बीच में। ठीक है, फिर देखते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है? डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स आएंगे और एक जैसा काम करेंगे, फंक्शन को कोऑर्डिनेट कर लेंगे। ठीक है, अलग अलग काम करेंगे अगर डिफरेंटली देखेंगे, लेकिन जब एक साथ प्रेजेंट होंगे तो इनका एक के बाद एक काम है, तो ये कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें शॉर्ट ट्रिक दिया था मैंने, ईजी लव, ई फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जी फॉर गोल्गी बॉडी हो गया, एल फॉर लाइसोसोम हो गया, वी फॉर वैक्यूल हो गया। ये चारों एक साथ क्या करते हैं? काम करते हैं सीक्वेंस में, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। अगर बात करते हैं पैरेक्सोसोम की, क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या है? कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं करते, काम तो करेंगे, अपना डिफरेंटली काम करेंगे, इनका फंक्शन अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन शो नहीं करते, इसीलिए क्या है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं है ये। फिर बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तब हमने देखा कि यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वहाँ पे दो मेम्ब्रेन है। अंदर वाला मेम्ब्रेन तो कंटिन्यूअस है, लेकिन जो बाहर वाला मेम्ब्रेन है वहाँ से कुछ जालनुमा स्ट्रक्चर निकला, उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे छोटे छोटे राइबोसोम जुड़े थे और टच करने में रफ थे, उसे बोलते थे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन कुछ में राइबोसोम एब्सेंट थे, उसे बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम बात करते हैं ईआर को डिवाइड किया गया है इंटरसेलुलर स्पेस में, सेल के अंदर जो स्पेस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिवाइड किया गया दो पार्ट में। अगर हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर की बात करेंगे तो इसे बोलेंगे ल्यूमिनल स्पेस, ठीक है, और अगर हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की तो इसे बोलेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस या कंपार्टमेंट।
फिर बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके पास राइबोसोम होता है सरफेस में, कौन हो गया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिनके पास नहीं होता उन्हें बोलेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे उनका मेन काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम है, ये क्या करते हैं फटाफट कोडान पढ़ते हैं और उसके बाद क्या करेंगे अमीनो एसिड्स बनाएंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे सेल के अंदर, उनका सिक्रीशन भी कराएंगे। अगर सेल के अंदर जरूरत है तो ठीक है, सेल के बाहर है तो उनको बाहर भी भेजेंगे। फिर बात करते हैं ये पूरा कंटिन्यूअसली कहाँ से निकले हुए हैं, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस, वहां से कंटिन्यूअसली नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना के निकले हुए हैं। आगे देखते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो यहाँ पे क्या होगा मेजर सिंथेसिस होगा लिपिड का। अगर एनिमल सेल की बात करते हैं लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं, यहाँ पे सिंथेसिस होता है कहाँ पे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब रफ में क्या बनेगा प्रोटीन, स्मूथ वाले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनेगा लिपिड। फिर देखते हैं गोल्गी अपरेटस। कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने देखा 1898 में पहली बार ऑब्जर्व किया कि डेंसली स्टेन कुछ रेक्टिकुलर लाइक स्ट्रक्चर है, कुछ जाननुमा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के पास। उन्होंने बाद में उसको अपने नाम के बाद क्या बोल दिया गोल्गी बॉडीज हैं। ठीक है, ये कैसे हैं, ये फ्लैटन है, देखिए फ्लैटन है, डिस्क शेप का है, इनका जो डायमीटर है आधे से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक है, 0.5 से 1 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर है। इसके अलावा ये पैडर होंगे और इनका नंबर वेरी करेगा, ऐसा नहीं है कि जो इनका नंबर है फिक्स है, किसी सेल में ज़्यादा होगा किसी में कम होगा, ये वैरिड करेंगे। अगर आप बात करेंगे हम लोग गोल्गी स्टेरनी की, तो ये क्या होते हैं एक ही अगर हम बात करेंगे अगर एक सर्कल बनाएंगे तो इनका सेंटर एक ही सर्कल में होगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक है ये। फिर यहाँ पे 2 फेस देखने को मिलते हैं, इनके 2 चेहरे हैं। देखिए एक होगा सिस जिसे हम बोलेंगे फॉर्मिंग फेस या फिर बोलेंगे कॉन्वेक्स फेस। ठीक है, यहाँ पे मटेरियल अंदर आएगा और कहाँ से होगा यहाँ पे क्या होता है मेन काम होता है मॉडिफिकेशन होगा। मान लीजिए यहाँ पे RER प्रेजेंट है, SER प्रेजेंट है। RER ने बनाया प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन बन गया, SER ने बनाया लिपिड। अब ये लिपिड और प्रोटीन सिस वाले फेस से, जो फॉर्मिंग फेस है, जो कॉन्वेक्स फेस है, यहाँ से जाएगा कहाँ पे सिस्टर्नी में जाएगा, जहाँ पे मॉडिफिकेशन होगा, शुगर वगैरह ऐड होंगे। प्रोटीन पे शुगर लग गए तो क्या हो गया ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड पे लग गए तो ग्लाइकोलिपिड हो गया। प्रोटीन की जरूरत कहाँ है, वहाँ पे जाएगा प्रोटीन वाला पार्ट, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन वहाँ जाएंगे या लाइसोसोम बनाने में हेल्प करेंगे। लेकिन बात करेंगे लिपिड का तो ग्लाइकोलिपिड अभी हमने देखा कहाँ प्रेजेंट होते सेल मेम्ब्रेन में। कहाँ से निकलेंगे, तो दूसरा वाला फेस है उसका नाम है मैच्योरिंग फेस, उसको बोल सकते हैं ट्रांस फेस बोल सकते हैं, इसके अलावा इसको बोल सकते हैं कॉनकेव फेस बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम बात करते हैं ये दोनों ही फेस क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं, लेकिन एक दूसरे से फंक्शनली क्या है एक दूसरे से कनेक्टेड है। गोल्गी अपरेटस का मेन काम क्या होता है पैकेजिंग करना, मटेरियल का मॉडिफिकेशन करना, पैकेजिंग करना, सेल में ज़रूरत है तो सेल के अंदर पहुंचाना या सेल के बाहर बनाना है वहाँ पहुँचा देना है। अगर हम बात करें सेल के अंदर न्यूक्लियस के पास जो आउटर मेम्ब्रेन है वहां से कौन निकला है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक है, स्मूथ है, दोनों है। रफ इंडोप्लाज्मिक से क्या बन रहे हैं प्रोटीन बन रहे हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड बन रहे हैं। ठीक है, ये जो लिपिड है प्रोटीन ये बन के तैयार है, लेकिन इसका भी मॉडिफिकेशन होना है, इसमें शुगर ऐड होना। कहाँ ये होगा सिस्टर्नी के पास होगा। सिस्टर्नी के किस फेस से इंटर करेंगे बोल सकते हैं कॉनकेव हो गया, सिस हो गया, फॉर्मिंग फेस से इंटर करेंगे, इनमें शुगर जुड़ेंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ग्लाइकोलिपिड बन गए। आगे चल के किससे निकलेंगे मैच्योरिंग फेस से, कॉनकेव फेस से निकलेंगे या फिर ट्रांस फेस से निकलेंगे, किस फॉर्म में वेसिकल्स के फॉर्म में निकलेंगे। इसीलिए जो गोल्गी अपरेटस है ये बहुत ज़्यादा पास होता है किसके पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। ढेर सारे जो प्रोटीन बने हुए राइबोसोम में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो मॉडिफाई होते हैं कहाँ सिस्टर्नी के अंदर जब रिलीज होने से पहले। इसके बाद बोलते हैं जो गोल्गी अपरेटस होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट है किसका बनना ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड। जो ग्लाइकोप्रोटीन होंगे ये लाइसोसोम आगे बना सकते हैं या फिर जहाँ भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हुई सेल के अंदर सेल के बाहर वहाँ पे पहुँच जाएंगे। लेकिन जो ग्लाइकोलिपिड होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं वहाँ ये जाते हैं। लाइसोसोम की बात करते हैं, ये छोटा सा ऑर्गेनल है, इसको बोल सकते हैं सिंगल मेम्ब्रेन के पास पाया जाता है। ठीक है, कब बने हुए जब पैकेजिंग हो रहा था गोल्गी अपरेटस में तब ये बने हैं। ठीक है, जब इनको बाहर निकाला गया तो देखा गया कि इनके पास डिफरेंट टाइप के लगभग ऑलमोस्ट हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट है जैसे कि वाटर में ही एक्टिव होंगे, इसलिए इनको बोला गया हाइड्रोलिटिक। लाइपेसिस की जरूरत है लिपिड को तोड़ने के लिए, प्रोटीएसिस की जरूरत है प्रोटीन को तोड़ने के लिए, कार्बोहाइड्रेसिस की जरूरत है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए, लेकिन ये एक्टिव होंगे कब एसिडिक पीएच में। इसके अलावा जो एंजाइम होते हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ठीक है, इन एंजाइम को कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्ट कराना है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कराना है, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड को भी डाइजेस्ट कराना है। फिर बात करते हैं वैक्यूल को। अगर हम वैक्यूल की बात करेंगे तो ये भी प्लांट सेल में पाया जाता है। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो वॉल्यूम है सेल का ये लगभग 90% वॉल्यूम कौन कवर किया है वैक्यूल कवर किया है। इसके ऊपर एक सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये ईजिली आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है।
यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो टोनोप्लास्ट होता है ये एक डस्टबिन का जैसा काम करता है, जो वैक्यूलर डस्टबिन का, लेकिन जो टोनोप्लास्ट है ये मेम्ब्रेन है। ये क्या करता है, जितना भी अनवांटेड चीज़ें हैं, जो वेस्टफुल चीज़ें हैं कहाँ सेल के अंदर, उसको क्या करता है, अपने डस्टबिन, अपने वैक्यूल में इंटर कराता है। तो हम बोल सकते हैं जो टोनोप्लास्ट है ये ऐसा मेम्ब्रेन जो ट्रांसपोर्टेशन कराता है आयन का या फिर ऐसे मटेरियल जो ज़रूरत नहीं है सेल को। तो अगर हम बात करेंगे वैक्यूल, वैक्यूल के अंदर बोल सकते हैं ढेर सारे यहाँ पे वेस्टेज प्रेजेंट है, लेकिन सेल में कुछ यहाँ पे वेस्ट प्रेजेंट है। तो ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाएंगे तो यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि सेल के अंदर तो बहुत थोड़ा सा, साइटोप्लाज्म में बहुत थोड़ा सा यहाँ पे बोल सकते हैं वेस्टेज है, लेकिन वैक्यूल के अंदर तो पूरी गंदगी भरी हुई है। ये डस्टबिन जैसा काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मॉलिक्यूल, जो आयन है, जो जिनकी जरूरत नहीं है सेल को, वो क्या करेंगे, अपने वैक्यूल में भेजेंगे, तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अमीबा की। तो अमीबा में कॉन्ट्राइल वैक्यूल देखने को मिलते हैं जो हेल्प करते हैं, अमीबा पैरामीशियम दोनों में मिलते हैं, जो हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में, ठीक है, वेस्टेज को बाहर निकालने में। इसके अलावा ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करते हैं। अगर एक्सेस बॉडी में पानी आ गया है, ठीक है, पानी बहुत एक्सेस आ गया है बॉडी के अंदर, तो उसको भी बाहर निकालते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे सेल हैं प्रोटिस्टा के जिनके पास फुट वैक्यूल पाए जाते थे, जैसे कि हमने देखा था पैरामीशियम में। वहाँ पे फुट वैक्यूल क्या कर रहे थे पैरामीशियम में, ये मान लीजिए पैरामीशियम है, ये इस तरीके छोटे छोटे सीलियाँ हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए फुट वैक्यूल है। तो जो पानी में ये जब सीलियाँ हेल्प करते थे लोकोमोशन कराने में, तो जो भी वाटर में खाना था वो किसके थ्रू आता था, सेल के अंदर वो आता था किसके थ्रू, फुट वैक्यूल के थ्रू आता था। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन नॉट ईजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। जो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत छोटे हैं, जब तक इनको आप स्टेन नहीं करेंगे, कलर नहीं देंगे, तब तक आपको ये ईजिली माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेंगे। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल आर वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, सपोज करिए जो लोग ज़्यादा ही दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इनका जो नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये वेरी करते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में। जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे, जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है, फिजिकली, उतना ज़्यादा आपकी सेल में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा एटीपी की फॉर्मेशन होगी। इन टर्म ऑफ द शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ द वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व। अगर हम लोग बात करते हैं शेप और साइज में, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलेगा। टिपिकली इट इज सॉफ्ट शेप और द सिलिंड्रिकल हैविंग डायमीटर ऑफ द 0.2 to 1 माइक्रोमीटर एंड एवरेज देखेंगे तो 0.5 माइक्रोमीटर। द लेंथ इज 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। अगर इनके शेप के बारे में बात करें, इनके साइज में, तो यहाँ पे ढेर सारा वेरिएशन देखने को मिलेगा। शेप कैसा हो सकता है, शॉक शेप हो सकता है, इसके अलावा सिलिंड्रिकल शेप देखने को मिलता है। इनका जो डायमीटर होता है वो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है। अगर एवरेज ले लेंगे तो 0.5 माइक्रोमीटर होगा। लेंथ की बात करेंगे 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर तक होगा। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विथ द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू द 2 एक्वस कंपार्टमेंट। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कैसे हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। बाहर वाला आउटर मेम्ब्रेन हो गया, अंदर वाला इनर मेम्ब्रेन हो गया। और मान लीजिए ये देखिए, ये वाला आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये वाला जो अंदर वाला है एक नया कंपार्टमेंट यहाँ पे बनाएगा। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, मैट्रिक्स। ठीक है, ये वाले भी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग इंटर मेम्ब्रेन। यहाँ पे बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये वाले स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में जो ये एरिया है, जो खाली जगह है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। यहाँ पे भरा हुआ है सामान, ऐसा नहीं। यहाँ पे देखेंगे जो इनर मेम्ब्रेन हो गया, आउटर मेम्ब्रेन, उनके बीच में भी स्पेस, इसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोलते हैं। आगे देखते हैं, द इनर कंपार्टमेंट फिल्ड विद द डेंस होमोजेनियस सब्सटेंस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। जो इनर वाला कंपार्टमेंट था, जो ये पूरा किससे भरा हुआ है, ये मैट्रिक्स से भरा हुआ है। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल। जो आउटर मेम्ब्रेन है ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस। अंदर वाला क्या हो रहा है, मैट्रिक्स वगैरह बना रहा है, लेकिन बाहर वाला ये क्या है, एकदम सिंगली यहाँ पे पूरा अपना अकेले है। वो क्या कर रहा है, ये बाउंड्री क्रिएट कर रहा है कि कोई भी चीज़ अगर इंटर कर रही है उसके लिए बाउंड्री क्रिएट कर रहा है, बैरियर का काम करेगा। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग इज कॉल्ड क्रिस्टा। देखिए जो इनर मेम्ब्रेन है, ये देखिए आगे चल के इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेगा। यहाँ पे देखेंगे ये अंदर वाला जो है इनफोल्डिंग हो जाएगा इनर वाले मेम्ब्रेन में। आउटर वाला क्या है, फ्री है, यहाँ पे कोई इनफोल्डिंग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो इनर वाले मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ढेर सारे इनफोल्डिंग देखने को मिलेंगे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टा बोलेंगे, जो कहाँ है, मैट्रिक्स की तरफ है।
द क्रिस्टा इंक्रीज द सर्फेस एरिया, ठीक है, जब इनफोल्डिंग ज़्यादा होगी तो यहाँ पे सर्फेस एरिया क्या हो जाएगा, क्रिस्टा की वजह से बढ़ जाएगा। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। जो दोनों मेम्ब्रेन है, चाहे आउटर हो गए चाहे इनर मेम्ब्रेन हो गए, इनके पास अपने अलग अलग एंजाइम प्रेजेंट है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे एटीएस में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पढ़ेंगे। इनका जो काम होगा वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इन दोनों मेम्ब्रेन के पास अपनी स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट है जो माइटोकॉन्ड्रियल के फंक्शन में हेल्प करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऑक्सीजन की यहाँ पे जरूरत होती है तब जाके यहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी तब जाके एटीपी की फॉर्मेशन होगी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एरोबिक रिस्पायरेशन। They produce cellular energy in the form of the ATP, hence they are called पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ये क्या करते हैं, सेलुलर एनर्जी, जो हमारे सेल में एनर्जी प्रोडक्शन होता है कहाँ से होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इस ऑर्गेनल को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। द मैट्रिक ऑल्सो पॉसेस द सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल, राइबोसोम 70S एंड द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में अगर आप देखेंगे यहाँ पे इनफोल्डिंग हुई है इस तरीके से, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे एक सिंगल, यहाँ पे सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं, इसके अलावा कुछ मॉलिक्यूल आरएनए के पाए जाएंगे और यहाँ पे राइबोसोम पाए जाएंगे, वो 70S वाले होंगे। मतलब साइटोप्लाज्म में कौन सा वाला होगा, 80S होगा, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे इनके पास 70S होंगे जो कि प्रोटीन की फॉर्मेशन करेंगे। और ये कैसे होते हैं, सेमी ऑटोनॉमस होते हैं। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब होता है जिनके पास डीएनए खुद है, ये खुद से अपना ऑर्गेनल चला सकते हैं। तो जो डीएनए है इनके पास, प्रोटीन भी बन रहा, आरएनए भी है, सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है, तो अपना गाड़ी खुद चला सकते हैं, इसीलिए बोल सकते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल हैं ये। ठीक है, फिर आगे देखते हैं द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फ्यूजन। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं 1 से 2 तब बनते हैं, ये सीधे क्या करते हैं, बाइनरी फ्यूजन करते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर हो गया, इन दोनों ही मेम्ब्रेन के पास अपने खुद के एंजाइम्स होते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन होता है अंदर जाके इनफोल्डिंग करते हैं, इसे क्रिस्टा बोलते हैं, जो सरफेस एरिया बढ़ा देता है, और अंदर जो जगह है, स्पेस है, ये इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर भी क्या चलता है, क्रेब साइकिल, ये सब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल द प्लांट सेल एंड इन यूक्लिनॉइड्स। जो प्लास्टिड है, ठीक है, ये ऐसा ऑर्गेनल है, ये भी बड़ा सा ऑर्गेनल है, इनके पास क्या होता है, कलर पिगमेंट सब पाए जाते हैं, जो कि सारे प्लांट सेल में पाया जाता है, इसके अलावा जितने भी यूक्लिनॉइड हैं इनमें पाया जाता है। दीज आर ईजिली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। ये ईजिली क्या होते हैं, माइक्रोस्कोप से दिख सकते हैं क्योंकि ये लार्ज होते हैं। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट थस इम्पार्टिंग द स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट। इनके पास क्या होता है, कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से हम प्लांट का कलर डिसाइड करते हैं। बेस्ड ऑन टाइप द पिगमेंट, यहाँ पे अगर हम देखेंगे किस टाइप पे हम लोग देख रहे हैं, किसके आधार पे, पिगमेंट ऑफ प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड 3 पार्ट, क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमो हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट से हम जानते हैं कि यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्रोमोप्लास्ट से जानेंगे कि यहाँ पे जो रेड कलर आता है या फिर जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट है, ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, यहाँ पे कोई कलर नहीं होगा बल्कि यहाँ पे खाने का स्टोरेज होगा। ठीक है, इनका काम होगा स्टोरेज का। नेक्स्ट देखते हैं, the chloroplast contain chlorophyll and carotenoid pigment which are responsible for tapping the light energy into essential for photosynthesis। जो क्लोरोप्लास्ट है उनके पास क्लोरोफिल पाए जाते हैं, साथ में कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाए जाते हैं जो हेल्प करते हैं लाइट एनर्जी से खाना बनाने, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इन क्रोमोप्लास्ट द फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक द कैरोटीन हो गया, ज़ैंथोफिल एंड अदर पिगमेंट आर फाउंड। यहाँ पे बात करते हैं किसमें, क्रोमोप्लास्ट में। क्रोमोप्लास्ट में फैट सॉल्युबल, जो फैट में सॉल्युबल होते हैं इस टाइप के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कैरोटीनॉइड पिगमेंट में कौन, कैरोटीन हो गया, ज़ैंथोफिल हो गए, ये सब पाए जाते हैं। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट एज द येलो, ऑरेंज और रेड कलर। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं कि जो प्लांट के पार्ट है, जैसे कैरेट्स आपने देखा, वहाँ पे क्या पाया जाता है, कैरेटीन पाया जाता है या कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाए जाते हैं, तो जिस वजह से वो कैसे रेड होते हैं, ऑरेंज डिफरेंट टाइप के कलर के दिखते हैं। द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलर लेस प्लास्टिड एंड वेरिड शेप एंड साइज आर द स्टोर्ड न्यूट्रिएंट। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये कलरलेस होते हैं, इनका मेन काम क्या है, इनके जो शेप साइज वेरिड इसलिए होते हैं, इनका मेन काम क्या है, खाने को स्टोर करना। अब देखिए पहला कौन है, अमाइलोप्लास्ट, स्टोर द कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, एग्जाम्पल पोटैटो। अगर अमाइलोप्लास्ट की बात करते हैं ये कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। इलियोप्लास्ट की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए IO है तो यहाँ पे मतलब ये ऑयल को स्टोर कर रहा है, फैट को स्टोर कर रहा है। वेयर एज द एरिडोप्लास्ट, ये हेल्प करेंगे किसमें, प्रोटीन को
स्टोर करने में। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल ऑफ द लीफ। ठीक है, ज़्यादा करके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं हरे पौधे में पाए जाते हैं। और कौन से सेल में? लीफ के सेल में बोल सकते हैं। वहाँ पे ये लीफ है, उनके पास क्या होता है, अपर वाला जो पार्ट है यहाँ पे कुछ सेल होंगे एपिडर्मिस के नीचे, लेकिन ये जो पूरा एरिया खाली, यहाँ पे कौन से सेल पाए जाएंगे? मेसोफिल सेल पाएंगे, उनमें पाए जाते हैं कौन? क्लोरोप्लास्ट। दीज आर कौन? क्लोरोप्लास्ट की बात की जा रही है। दीज आर डेंस, यहाँ पे बोला जाए these are lens shaped oval spherical discoid or even the ribbon like organelle having the variable length 5 to 10 micrometer and the weight 2 to 4 micrometer। अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? हम बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ठीक है, ये लेंस शेप के हो सकते हैं, स्फेरिकल शेप के हो सकते हैं, ओवल डिस्कॉइड, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के शेप दिए गए हैं। इनके लेंथ में भी क्या देखने को मिलता है? बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप के यहाँ पे लेंथ देखने को मिलती है कि 5 to 10 माइक्रोमीटर, 5 से 10, 6 हो सकते हैं, 7, 8। यहाँ पे आपको वेरिएबल शेप के यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं किसका? क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, विथ की बात करते हैं 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है। यहाँ पे लेंथ की बात करेंगे 5 से 10 और विथ की बात करेंगे 2 से 4। 5 में गुणा करेंगे 2 का, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा? 10। अगर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, मतलब 5 to 10 हो गया, 2 to 4 माइक्रोमीटर हो गया। ये लेंथ और ब्रेथ को याद कराने का ट्रिक। The number varies from 1 per cell of the Chlamydomonas, a green algae from 20 to 40 cell in mesophyll। अगर हम बात करते हैं इनके नंबर का, ठीक है, अगर क्लैमिडोमोनास क्या है? ग्रीन एल्गी हैं, जो कि वहाँ पे देखने को मिलता है क्लोरोप्लास्ट सिर्फ 1 प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मेसोफिल के सेल में, वहाँ से 20 से 40, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे नंबर क्या हो रहा है? वेरिएबल हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे क्लैमिडोमोनास में तो यहाँ पे 1 ही प्रेजेंट है, लेकिन मेसोफिल सेल में अगर देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट कितने हैं? 20 से लेके 40 तक। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे द क्लोरोप्लास्ट आर द ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इनके पास भी 2 मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। ऑफ द 2 द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर जो इनर मेम्ब्रेन होगा ये लेस परमेबल होगा। ठीक है, लेस परमेबल होगा, ज़्यादा परमेबिलिटी नहीं शो करेगा, क्योंकि जो बाहर वाला मेम्ब्रेन है, यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्लांट पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, कुछ बैक्टीरिया के सेल हो गए, या फिर बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो जो बाहर वाले हैं यहाँ पे छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। पोरिन नाम का क्या होता है? प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होता है? इजीली सारा ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है यहाँ पे कोई भी पोरिन नाम का प्रोटीन नहीं प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या है? लेस, बोल सकते हैं किससे लेस है? जो आउटर मेम्ब्रेन है उनसे लेस परमेबल है। ठीक है, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। जो अंदर वाला स्पेस है, मान लीजिए आउटर हो गया, ये इनर, ये अंदर वाला जो स्पेस है क्या हो गया? स्ट्रोमा हो गया। ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटन मेम्ब्रेन सैग, इसे कहते हैं थैलाकॉइड, आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ, यहाँ पे देखिए, ये हो गया आउटर, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। इनर वाले लेस परमेबल है। ठीक, अगर मैं बात करूँ ये बीच में ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या है? स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा, एक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? थैलाकॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थैलाकॉइड। एक जो स्ट्रक्चर है पाइल जैसा, सिक्के के जैसा एक स्ट्रक्चर जो है, इसे हम क्या बोलेंगे? थैलाकॉइड बोलेंगे। फ्लैटन स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। अब इनके बारे में देखिए क्या लिखा गया है। थैलाकॉइड आर अरेंज इन द स्टॉक लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स कॉल्ड द ग्रेना और द इंटरग्रेनल थैलाकॉइड। अगर ढेर सारे यहाँ पे थैलाकॉइड इस टाइप के इकट्ठा हो जाए तो आप देखिए कि एक सिक्के के ऊपर ढेर सारे सिक्के रखे गए हैं, तो इसे हम पाइल्स ऑफ कॉइन्स कह सकते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम पूरे स्ट्रक्चर को मिला के क्या बोलेंगे? ग्रेना बोलेंगे। ठीक है, थैलाकॉइड के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। या फिर हम ग्रेना के अलावा इसका दूसरा नाम क्या है? इंटरग्रेनल थैलाकॉइड। ठीक है, यहाँ पे ढेर सारे, ऐसा नहीं है कि एक ही प्रेजेंट होंगे, ढेर सारे प्रेजेंट होंगे इस टाइप के। एक को हम क्या बोलेंगे? थैलाकॉइड बोलेंगे, लेकिन ढेर सारे इस टाइप के थैलाकॉइड अरेंज हो जाएंगे। कैसे? सिक्के के ऊपर सिक्के रखते जा रहे हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेना बोलेंगे। आगे देखते हैं, आगे लिखा गया है, इन एडिशन देयर आर फ्लैट membranous tubule called the stroma lamella connecting the thylakoid of the different grana। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे प्रेजेंट होगी कौन? इस टाइप के स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट होगी, हम बोलेंगे स्ट्रोमा लैमेली। ये क्या कर रहे हैं? एक थैलाकॉइड, ठीक है, एक ग्रेना के एक थैलाकॉइड को दूसरे ग्रेना के थैलाकॉइड से जोड़ रही है। यहाँ देखिए, एक ग्रेना ये है, दूसरा ग्रेना इसका, ये थैलाकॉइड मान लीजिए ये जोड़ रहा है किसके साथ? इसके साथ जोड़ रहा है, दूसरे के साथ जोड़ रहा है। थोड़ा और दूसरा कलर लाती हूँ। ठीक है, इसके साथ देखिए ये जुड़ रहा है, किसकी मदद से? इसका नाम है स्ट्रोमा लैमेली। जो स्ट्रोमा लैमेली है ये क्या कर रहा है? जो थैलाकॉइड्स हैं इनको जोड़ रहा है, डिफरेंट ग्रेना के थैलाकॉइड को जोड़ने में हेल्प कर रहा है। आगे देखते हैं,
आगे दिया गया है द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकोइड इनक्लोजिंग द स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। ये इसके जो मेम्ब्रेन की बात करें, इसके अंदर जो स्पेस है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ल्यूमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ल्यूमेन। एक थैलेकोइड के अंदर का जो स्पेस बाउंड एरिया है इसे हम क्या बोलेंगे, ल्यूमेन। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायरमेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ये जो स्ट्रोमा है ना, इनमें क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे ग्रेना में, यहाँ पे लाइट रिएक्शन होगा। तो जो स्ट्रोमा है इनके पास कुछ ऐसे एंजाइम मिलते हैं जहाँ पे क्या बनाना होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन करनी होती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की, ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन द स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड द राइबोसोम। इनके पास क्या होता है, किसके पास, क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है, यहाँ पे एक सिंगल डबल स्टैंडर्ड क्या मिलता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा राइबोसोम कैसे होते हैं, 70S वाले होते हैं, जो साइटोप्लाज्म में कौन वाले होंगे, 80S वाले होंगे। इसके अलावा हमको क्या देखने को मिलता है, कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं। ये भी कैसे हो गए, सेमी ऑटोनॉमस हो गए। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब खुद से भी अपना ये क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जिनके पास डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम है, क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन सारे प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल, राइबोसोम, ये सब प्रेजेंट है। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन थैलेकोइड। जो क्लोरोफिल पिगमेंट है कहाँ प्रेजेंट होंगे, थैलेकोइड में प्रेजेंट होंगे। ये एक एरिया जो बाउंडेड कर रही है जगह, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। ल्यूमेन में प्रेजेंट होंगे। द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70S देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80S। जो राइबोसोम होंगे किसके, क्लोरोप्लास्ट में, यहाँ पे 70S पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होंगे, 80S पाए जाएंगे। तो याद रखिएगा कि जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन था, ऐसे ही कौन है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन है, आउटर या इनर। इनर वाले थोड़े से लेस परमेबल हैं, ठीक है। ये जो पूरा एरिया कवर किए इनर मेम्ब्रेन, इसे हम स्ट्रोमा बोलेंगे। स्ट्रोमा में एक स्ट्रक्चर अगर पाया जाएगा, कैसे, सिक्के के जैसे, इसे हम थैलेकोइड बोलेंगे। थैलेकोइड भी एक मेम्ब्रेन बाउंड किए, जिसे हम क्या बोलेंगे, ल्यूमन। इनके पास ये क्या प्रेजेंट होता है, हम बोल सकते हैं इन्हीं के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इन्हीं के पास पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल का। ढेर सारे थैलेकोइड सिक्के के ऊपर सिक्के वाले स्ट्रक्चर बना दिए हैं, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, पाइल्स ऑफ कॉइन बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को दूसरा नाम बोलेंगे ग्रेना, या फिर हम बोलेंगे इंटर ग्रेनल थैलेकोइड बोलेंगे, ठीक है। एक डिफरेंट, यहाँ पे देखिए, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है ग्रेना। तो एक थैलेकोइड जो डिफरेंट ग्रेना का है, उसको जोड़ा जा रहा है दूसरे के ग्रेना के साथ, जो उसके थैलेकोइड के साथ किसकी मदद से जोड़ा जा रहा है, स्ट्रोमा लैमेली की मदद से जोड़ा जा रहा है। जो डार्क रिएक्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है। लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है, ये थैलेकोइड के अंदर हो रहा है, या ग्रेना वाले स्ट्रक्चर में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रोमा के पास कुछ ऐसे एंजाइम मिलते हैं जो प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, और किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। क्योंकि डार्क रिएक्शन में क्या होता है, फिक्सेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हम लोग वो आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के पास क्या है, डबल स्टैंडर्ड, एक सिंगल यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है, कुछ मॉलिक्यूल आरएनए के हैं, और 70S राइबोसोम प्रेजेंट है, जो हेल्प करेंगे प्रोटीन की सिंथेसिस करने में। अगर हम बात करते हैं राइबोसोम की, तो 70S वाला कहाँ प्रेजेंट है, हम बोल सकते हैं स्ट्रोमा प्रेजेंट है। अगर 80S की बात करेंगे, उस कहाँ प्रेजेंट, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए एक बार मैं स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी में दिया उसको भी पढ़ा देती हूँ। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है किसका, क्लोरोप्लास्ट का। बाहर वाला क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन हो जाएगा, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, जो कि लेस परमेबल है, इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर को उठाएंगे, इसे क्या बोलेंगे, थैलेकोइड बोलेंगे। और ढेर सारे थैलेकोइड अगर देखिए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक यहाँ पे अरेंज है, इसे क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे, ठीक है। देखिए, एक जो ग्रेना है दूसरे ग्रेना से जुड़ा हुआ है, ठीक है। थैलेकोइड जुड़े हुए किसकी मदद से, बोलेंगे स्ट्रोमा लैमेली की मदद से। देखिए इस तरीके से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कनेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो स्ट्रोमा होंगे, यहाँ पे आरएनए प्रेजेंट है। राइबोसोम कौन वाले प्रेजेंट होंगे, 70S वाले प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी प्रेजेंट है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, शुगर वगैरह बनता है। इसीलिए इनके पास कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ग्रेना में, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लाइट रिएक्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे दिया गया है राइबोसोम के बारे में। Ribosomes are the granular structure first observed under the electron microscope as a dense particle by the George Plates in 1953, ठीक है। जो राइबोसोम है, छोटे छोटे ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर है। पहली बार कब देखा गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया। ये डेंस पार्टिकल है, किसने देखा था, जॉर्ज प्लेट ने देखा था। कब, 1953 में देखा था, क्योंकि 1950s के आसपास से क्या आया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी, बना था उस समय। दे आर composed of the ribonucleic acid, RNA and protein and not surrounded by any membrane। जो राइबोसोम है दो चीज़ से बना हुआ है, एक RNA, दूसरा क्या है, इसको जोड़ेंगे प्रोटीन से,
से बना हुआ है। तो राइबोसोम किससे बना हुआ है? राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए से बना हुआ, प्रोटीन से बना हुआ है और इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। कैसे होते हैं? नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, चाहे प्रोकैरियोटिक चाहे यूकैरियोटिक, किसी टाइप के सेल हो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s होता है, वाइल द प्रोकैरियोटिक इज 70s। यूकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, वहाँ पे 80s पाया जाता है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे वहाँ पे 70s प्रेजेंट होते हैं। ईच राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट, द लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट। हर राइबोसोम के पास चाहे 70s हो चाहे 80s हो, यहाँ पे 2 सब यूनिट देखने को मिलती है। एक बड़ी सब यूनिट होगी, दूसरा छोटा होगा। अगर हम बात करते हैं 70s में तो क्या होगा? एक 50s हो जाएगा जो बड़ी यूनिट होगी, एक छोटा वाला हो जाएगा 30s का। ठीक है, इस टाइप का देखने को मिलेगा। अगर 80s की बात करते हैं तो यहाँ पे एक 60s का हो जाएगा बड़ा वाला और छोटा वाला 40s का हो जाएगा 80s में। देखेंगे, देखिए आगे। The 2 subunit 80s राइबोसोम आर 60s एंड 40s। अगर हम बात करेंगे 80s की तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, ये वाला स्ट्रक्चर दिया, ये लार्जर ये स्मॉलर है। ठीक है, ये लार्जर, तो छोटा वाला कैसा होगा? 80s में 40s होगा, ये वाला होगा यहाँ पे 60s, ये 40s होगा। छोटा वाला जो होगा 40s में होगा, जो बड़ा वाला होगा 60s में होगा। किसमें? यूकैरियोटिक में। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक या फिर ऑर्गेनल लाइक क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे 70s पाए जाते हैं, उनमें देखिए 70s राइबोसोम आर 30s एंड 50s। देखिए बड़ा वाला जो होगा वो 50s का होगा और छोटा वाला जो होगा 30s का होगा। Here, S is the Sedberg unit stand for segmentation coefficient is indirectly measure the density and the size। अगर बात करते हैं यस का मतलब क्या है? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सेडबर्ग। ठीक है, इन्होंने यूनिट दिया था यस, इसका मतलब होता है सेगमेंटेशन कोफिशिएंट। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी पार्टिकल अगर पानी में है, ठीक है, 2 चीज़ है उसको मिला रहे पानी में, लेकिन जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे बैठ जाएगा, जिनकी डेंसिटी कम होगी वो क्या होगा? ऊपर रहेगा। तो ये सेगमेंटेशन कोफिशिएंट इसको बोलते हैं, जो इनडायरेक्टली क्या मेजर कर रहा है? डेंसिटी और साइज को। बोथ 70 एंड 80s राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट। दोनों ही क्या है? 2 सब यूनिट से बने। एक बड़ा वाला अगर 70s की बात करते हैं तो वहाँ पे 50s हो जाएगा और छोटा वाला किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा 30s से। लेकिन अगर हम बात करते हैं 80s में, जो बड़ा वाला होगा 60s होगा, छोटा वाला जो होगा 40s होगा। यहाँ पे देखिए ये लार्जर सब यूनिट है, ये छोटा वाला है, लेकिन ये किससे जुड़े हुए हैं? एक साथ मैग्नीशियम आयन से जुड़े हुए हैं। साइटोस्केलेटन में देखते हैं, साइटो शब्द जो होता है सेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्केलेटन का मतलब ढांचा, मतलब सेल का ढांचा देखने जा रहे हैं हम लोग। एन एलोब्रिएट नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स प्रोटीनियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग द माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज करेक्टिवली नोन एज द साइटोस्केलेटन। यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है कि एक एलोब्रिएट, एलोब्रिएट का मतलब कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे नेटवर्क है किसका? फिलामेंटस प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन के बने हुए, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, माइक्रोफिलामेंट हो गया, इंटरमीडिएट फिलामेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल में बोल सकते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, माइक्रोफिलामेंट में एक्टिन हो गया, मायोसिन हो गया, इनके बारे में बात करते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट में बात करेंगे कैरेटिन। ठीक है, ये सब क्या है? प्रोटीन है डिफरेंट टाइप के, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? एक साथ साइटोस्केलेटन बोलते हैं। The cytoskeleton in the cell are involved in many functions such as the mechanical support, motility, maintenance of the shape of the cell। जो साइटोस्केलेटन है इनका मेन काम क्या है सेल के अंदर? देखिए फंक्शन एम से याद करिए, एम फॉर मैकेनिकल सपोर्ट से बचाते हैं। ठीक है, दूसरा मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, तीसरा मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। आप एम से याद करिएगा कि पहला क्या होगा? मैकेनिकल सपोर्ट से बचाएंगे, टूटने फूटने से बचाएंगे, दूसरा मोटिलिटी में हेल्प करेंगे, तीसरा होगा मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, सेल का शेप को बरकरार रखने में हेल्प करेंगे। आगे देखते हैं, आगे स्ट्रक्चर दिया गया सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं ये कैसे होते हैं? लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। देखिए सीलिया एंड फ्लैजिला आर द हेयर लाइक आउट ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो सीलिया फ्लैजिला होते हैं ये किसमें से निकलते हैं? जो सेल मेम्ब्रेन है उनका जो आउटर ग्रोथ होगा, मीन्स कि अगर हम बात करें ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊँ मैं कि ये स्ट्रक्चर यहाँ से क्या निकला? फ्लैजिला। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में, तो ये जो फ्लैजिला होगा उसके ऊपर भी क्या पाया जाएगा? सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का ही क्या एक्सटेंशन हो चुका है सीलिया फ्लैजिला में। सीलिया आर स्मॉलर स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक कोट्स causing the movement of either the cell or the surrounding the fluid। ठीक है, सबने नाव देखा होगा। ठीक, जब नाव को जो चलाता है चाबुक वो कैसा होता है? पानी को पीछे की तरफ ढकेलता है, तब जाके नाव आगे की तरफ जाती है। तो जो सीलिया होगा स्मॉल स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, किसके स्ट्रक्चर होंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का, उन्हीं का ये क्या है? छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स इस टाइप के निकले हुए हैं। ठीक, तो ये हेल्प करते हैं क्या? सेल है या फिर बोल सकते हैं जो स्ट्रक्चर है उसको बाहर की तरफ मूव कराने में या फिर अंदर की तरफ भी मूव कराने में हेल्प करते हैं, दोनों डायरेक्शन में। फ्लैजिला आर कंपेरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिव फॉर सेल मूवमेंट। जो फ्लैजिला होगा सीलिया से लंबा होगा और ये भी क्या करेगा? सेल के मूवमेंट में हेल्प करेगा।
The prokaryotic bacteria also possess the flagella, but these are structurally different from that of eukaryotic flagella. जो प्रोकैरियोटिक के बैक्टीरिया हैं उनमें भी फ्लैजेला देखे थे हम लोग, 3 पार्ट था। पहला क्या था, बेसल बॉडी था, फिर हुक था, फिर फिलामेंट था। वो कहाँ से निकले थे, सेल वॉल से निकले थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक में तो यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन से निकलेंगे। ठीक, इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की जो फ्लैजेला होंगी स्ट्रक्चर में, कंपोजिशन में, दोनों में ही क्या होंगे, डिफरेंट होंगे यूकैरियोटिक फ्लैजेला से। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी द सीलियम और द फ्लैजेलम सो दैट दे आर कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया ना, सारी चीज़ें जो सेल के अंदर का स्ट्रक्चर है, बाहर का स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें इजीली दिखने लगी आंखों से। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो जो सीलियम और फ्लैजेला है, देखा गया कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन, और उनके ऊपर क्या देखा गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। जो लेयर है वो किसकी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है। आगे देखते हैं, their coat is called axonema, possess a number of microtubule running parallel to the long axis. The axonema usually have 9 doublet of the radially arranged peripheral microtubule and a pair of centrally located microtubule. ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये किसका स्ट्रक्चर है, देखिए क्या होता है ना, ये है कोई सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, ये वाला पार्ट मैं रफ कर रही हूँ। ठीक, इस टाइप का, यहाँ पे एक फ्लैजेला इस टाइप का इलोंगेटेड निकल गया। ठीक, अब इस फ्लैजेला को मैं काटूंगी बीच से। जब बीच से मैं फ्लैजेला को काट रही हूँ, ये सेल मेम्ब्रेन है, इनके ऊपर भी जो आउटर कवरिंग होगी वो भी किसकी होगी, सेल मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग होगी। जो फ्लैजेला है ना, वो सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो जब हम इसे काटेंगे तो क्या देखेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे। बीच से हमने कट कर दिया फ्लैजेला को। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम देखेंगे। इसी को, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोनेमा बोलेंगे। इस एक्सोनेमा स्ट्रक्चर में देखते हैं कि यहाँ पे 1 2 काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 क्या है, यहाँ पे 9 है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि डबलेट हैं। ठीक है, बीच बीच में क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बीच बीच में इनके बीच में बॉन्ड देखने को मिल रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं, इंटर डबलेट ब्रिज। ठीक है, इंटर डबलेट ब्रिज। यहाँ पे आप देखेंगे जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है वो 2-2 के साथ है, मीन्स पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है, और एक दूसरे से इनका बीच में कनेक्शन, ये ब्रिज के थ्रू कनेक्शन है। साथ में इनके पास क्या देखने को मिल रहा है, रेडियल स्पोक देखने को मिल रहा है। बीच में आप देखेंगे 2 यहाँ पे सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे लिंकर से जुड़े हुए हैं, और इनके ऊपर कवरिंग है, इसे बोलेंगे सेंट्रल सीथ। ठीक है, ये हम लोग फ्लैजेला के अंदर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सीलिया के अंदर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया कि जो एक्सोनेमा है उनके पास 9 डबलेट, यहाँ पे पेरिफेरल जो किनारे किनारे पे थे आपको देखने को मिल रहे थे 2, एक पेयर के साथ क्या देखने को मिल रहे थे, माइक्रोट्यूब्यूल देखने को मिल रहे थे, जो कहाँ पे रेडियली अरेंज्ड है। इसके अलावा बीच में सेंट्रली 2 माइक्रोट्यूब्यूल जो अलग अलग प्रेजेंट है, और किससे जुड़े हुए हैं, लिंकर से जुड़े हुए हैं। सच एन अरेंजमेंट ऑफ द एक्सोनोमल माइक्रोट्यूब्यूल आर रिफर्स टू एज 9+2। यहाँ पे 9+2 किस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बीच में यहाँ पे 2 हैं। ये दोनों अलग अलग हैं, सिंगल सिंगल है, ये दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन ये डबलेट डबलेट है, तो 9+2 हो जाएगा। यहाँ पे रेडियल स्पोक कैसे है, 9 प्रेजेंट है। ठीक है, जो अंदर की तरफ है। The central tubule are connected by the bridge and also enclosed by the central sheath, which is connected to one of the tubule of each peripheral doublet by the radial spoke. जो central tubule है एक दूसरे से कनेक्ट है ब्रिज की मदद से। इसके अलावा उनके ऊपर क्या है, सेंट्रल सीथ प्रेजेंट है। हमने देखा था यहाँ पे ब्रिज, या फिर बोल सकते हैं लिंकर के थ्रू, और ऊपर क्या है, सेंट्रल सीथ प्रेजेंट है। ठीक है, जो एक ट्यूब्यूल है पेरिफेरल में वो भी किससे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे देखिए इंटर डबलेट ब्रिज जुड़े हुए हैं, उनके पास क्या है, रेडियल स्पोक प्रेजेंट है। यहाँ पे 9 रेडियल स्पोक देखने को मिलेंगे। ठीक है, थस देयर आर द 9 रेडियल स्पोक। द पेरिफेरल डबलेट इज ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाई लिंकर। जो पेरिफेरल वाले हैं किससे जुड़े हुए हैं, लिंकर की मदद से जुड़े हुए हैं। बोथ द सीलियम एंड फ्लैजेला इमर्जिंग फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी। यहाँ पे बोला गया है कि सीलियम या फिर फ्लैजेला दोनों ही कहाँ से निकले हुए हैं, बेसल बॉडी से निकले हुए, जो किससे बना हुआ है, किसके जैसा, सेंट्रियोल जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, बेसल बॉडी बोलेंगे। मतलब कि क्या होगा कि कोई सेल है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से कोई एक बड़ा सा एक्सटेंशन हो रहा है फ्लैजेला का। जो फ्लैजेला है उसके ऊपर भी क्या है, जो कोटिंग है, या बोल सकते हैं एक्सटेंशन है किसका, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। जब हम इसे बीच से कट करते हैं, जब हम बीच से इसको कट कर रहे हैं, तो हमें एक्सोनेमा नाम का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। आप अगर पेरिफेरी पे देखेंगे तो यहाँ पे बोल सकते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है, जो डबलेट में है, जो हम बोल सकते हैं पेयर के फॉर्म में है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 प्रेजेंट है। और यहाँ पे 2 देखिए सिंगल सिंगल फॉर्म में यहाँ पे क्या है, सेंट्रली माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है, यहाँ पे ब्रिज की मदद से जुड़े हुए। इनके ऊपर देखिए कोटिंग, इसे बोलते हैं सेंट्रल सीथ। जो 9 यहाँ पे डबलेट
जो 9 डबलेट पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल प्रेजेंट है, एक दूसरे से जुड़े हुए लिंकर की मदद से इस तरीके जुड़े हुए, उनके पास क्या है, रेडियल स्पोक प्रेजेंट है। ये एक्सोनोमा का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जब हम फ्लैजिला को कट कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि जो बेसल बॉडी है वो कैसे स्ट्रक्चर दिखा रही है, ये सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर दिखा रही है, जो सीलिया और फ्लैजिला उसी से निकलते हैं। आज की क्लास यहीं तक, बाकी हम लोग कल स्टार्ट करेंगे सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल और चैप्टर को एंड कर देंगे विद समरी, ठीक है। अगर किसी भी लाइन में आपको कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी करूँगी। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।